हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आए हैं। पार्ट 2 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध। तो बोलीविया में जो जल युद्ध हुआ था बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। जल के कारण, जल कुदरत द्वारा दी गई एक ऐसी अमूल्य भेंट है कि जिस पर मानव समेत जीव जंतु समेत जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है, पूरी प्रकृति निर्भर रहती है जल पर ही, पानी पर ही निर्भर रहती है। तो जल बिना धरती की, जल के बिना धरती की कल्पना अधूरी है। बिना पानी ये महज मिट्टी का एक गोला मात्र है। जल ही है, वहाँ जीवन है, जल ही जीवन है। ऐसे भी कहा गया कि जल ही जीवन है। तो जल ही है जो प्रकृति को उसकी हरियाली देता है और जीवों को जीवित रखता है। तो जल ही जीवन है। दुनिया भर में पानी की बढ़ती कमी और एक जो दुनिया भर में जो पानी की कमी हो रही है, कमी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। धरती पर मौजूद पीने लायक पानी की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। तो कई बड़े विशेषज्ञों को मानना है कि यदि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए ही होगा। मगर क्या हो जब इसी जल पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए, जब दुनिया ये देखे कि पानी बिना वो कहाँ है, और जब दुनिया इस बात का अंदाजा लगाए कि पानी के लिए होने वाली लड़ाई कैसी होती है। तो इसका उदाहरण हमें मिल चुका है। ये है दक्षिणी अमेरिका के देश बोलीविया। यहाँ पर इसी के कारण जल युद्ध हुआ था। तो आइए हम समझते हैं कि बोलीविया में जल युद्ध का क्या कारण था और कैसे हुआ था। तो ये सरकार ने क्या किया था, बोलीविया के सरकार के द्वारा यहाँ पर पानी को निजीकरण कर दिया गया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1999 में, जब विश्व बैंक के सुझाव पर बोलीविया सरकार ने कानून को पारित कर दिया था। कोचा बाबा की जल प्रणाली का निजीकरण कर दिया था। तो उन्होंने जल प्रणाली को एगुएस देल तुनारी नाम की एक कंपनी को बेच दिया, जो कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का एक संघ था। निजीकरण से पहले एक कोचावाचा की 80% आबादी के पास खुद की स्थानीय जल व्यवस्था थी, जो कि स्थानीय जो जल व्यवस्था थी वो 80% आबादी के पास, आबादी वाले लोगों 80% लोगों के पास जो अपनी जल व्यवस्था से स्थानीय जल व्यवस्था थी, एक स्थानीय संस्था द्वारा मुहैया कराई गई थी। यह संस्था लोगों से केवल बिजली और कुछ छोटे मोटे खर्चे लेकर उन्हें पानी को पर्याप्त दे देती थी, पर्याप्त पानी उनको मिल जाता था। मगर दूसरी ओर सरकार और जो बड़ी एजेंसियां थी, तो इसकी नज़र यह स्थानीय संस्थाएं किसी लुटेरे से कम नहीं थी। ऐसे में जल प्रणाली का निजीकरण होते ही इन सभी संस्थाओं की दुकानें मानो बंद पड़ गई। जब सरकार के द्वारा निजीकरण कर दिया गया जल प्रणाली को, कानूनी तौर पर अब कोचाबाचा की ओर आने वाली पानी और यहाँ तक कि वहाँ आने वाली बारिश के पानी पर भी एगुएस देल तुनारी जो कंपनी, जिसके हाथ निजीकरण कर दी थी सरकार, तो एगुएस देल तुनारी नाम की जो कंपनी थी वो अपना उसको बारिश के पानी पर भी, पीने का पानी पर भी अपना वो हक जताने लगा। पानी को लोग वहाँ मोहताज हो गए। निजीकरण के कुछ समय बाद कंपनी ने घरेलू जो पानी था, घरेलू पानी के बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया। आम लोगों में पानी की अधिक मांग को देखते हुए उसके दाम एकाएक बढ़ा दिए गए और इससे लोग गुस्सा हो गए, बौखला गए। अगर ब्रिटेन जैसे देश की बात करें तो वहाँ के लोगों को इस प्रकार के अधिक दामों की आदत है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास जीविका कमाने के पर्याप्त साधन है। यहाँ के लोगों के पास इस प्रकार की जीविका कमाने का साधन ही नहीं है। तो इसकी तुलना में यदि गरीब देशों की बात की जाए तो यहाँ के लोग मुश्किल से महीनों में $80 महज कमा पाते हैं। तो ब्रिटेन जैसे देश से तुलना नहीं किया जा सकता है। वहाँ के लोगों की जीविका कमाने का पर्याप्त साधन है।
जबकि गरीब देश के जो लोग हैं वो मात्र $80 कमा पाते हैं। तो पानी का जो इजाफा कर दिया, पानी की कीमत में जो इजाफा किया गया है निजी कंपनियों के द्वारा, तो लोगों में आक्रोश बढ़ा। उसके लिए इतनी उच्च दरों पर पीने का पानी खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। निजीकरण के कारण जल्द ही लोग पानी के लिए मोहताज होने लगे। तो अब पानी के लिए लोगों को भारी कीमतें चुकानी पड़ रही थी और लोगों के पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे भी नहीं। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? ऐसे में लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश पनपने लगा और लोग जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने लगे। विरोध की जंग में जो सबसे पहला संगठन आगे बढ़कर आया उसका नाम था फेब्राइल्स संगठन था ये, और यह संगठन कोचा बाबा के फैक्ट्री कर्मचारियों का था। उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध किया जो निजीकरण किया गया था सरकार के द्वारा पानी का। तो उस फैसले को इन्होंने विरोध किया और निजी कंपनियां की जो मनमानी थी, जो निजी कंपनियां पीने का पानी के मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी थी, उनका अपना जो मनमानी था उसको रोकने की गुहार लगाई। धीरे धीरे स्थानीय लोग भी इस संगठन के साथ मिल गए और जुड़ गए और सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के विरुद्ध सामने खड़ा हो गए और सड़क पर उतरने लगे। लोगों ने हथियार उठा लिया। पानी की यह लड़ाई अब एक बड़े विद्रोह का रूप लेती जा रही थी। ये जो पानी की लड़ाई था वो बहुत बड़ा विद्रोह के रूप ले लिया था और अपने हक के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति इस कदर खराब हो गई कि बोलीविया सरकार को पुलिस और सुरक्षा दोनों को सड़क पर तैनात करना पड़ा और इसके बाद इस विद्रोह ने एक जंग का रूप ले लिया था। बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया था। लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बल की ओर से गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था, चरम सीमा पर था कि इसको शांत नहीं किया जा सकता था और शांत नहीं किया जा रहा था। तो इस दौरान गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस से अपना आमना सामना किया और मन बना लिया उन्होंने कि अब वह भी पेट्रोल बम, लाठी और पत्थर को लेकर के पुलिस पर भी तैयार हो गए फेंकने के लिए और पुलिस से भिड़ने के लिए। पुलिस और विद्रोहियों के बीच अच्छी खासी भिड़ंत हुई जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। साथ ही घायलों में पुलिस वाले भी शामिल थे, पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए और आम जनता तो हक की लड़ाई में कई बेगुनाहों की जान गई। हालातों पर जो हालात थे उस पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली भी चलाने पड़ी और जिसमें बहुत सारे बेगुनाह जो थे, बेगुनाह लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके चलते साल 2000 के अप्रैल महीने तक हालात कुछ ये थे कि कोचा बाबा समेत कई शहरों की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार को जल प्रणाली को जो सरकार द्वारा जल प्रणाली का निजीकरण किया गया था, तो जल प्रणाली के निजीकरण के अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा सरकार को। ये स्थिति, ये आक्रोश, लोगों का जो आक्रोश था उसको देखते हुए सरकार को वापस लेना पड़ा और सरकार द्वारा पहुंचाई गई क्षति के हर्जाने के रूप में अदालत में एक याचिका भी दायर की गई, मगर कुछ कारणवश उसे वापस लेना पड़ा। बोलीविया में पैदा हुए इन हालातों को, ये हालात बोलीविया में पैदा हुआ था, तो इन हालातों को देखते हुए बहुत से देशों ने भी इसकी निंदा की और यह हालात सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहे थे कि मौजूदा सरकार लोगों को मौलिक अधिकार देने में पूरी तरह से नाकामयाब है और लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दे पा रही है। और इसका नतीजा यह हुआ कि देश में हालात इस कदर बेकाबू हो गया कि लोग आक्रोश में आ गए और सड़क पर उतर गए। जन आंदोलन भारी संख्या में हुआ। हालांकि सरकार द्वारा फैसला वापस लेने के बाद भी काफ़ी समय तक यह जंग जारी रही, जिसके चलते 2006 तक 6 में जल मंत्रालय स्थापित किया गया। इसी के कारण लोगों को जन आंदोलन के देखते हुए इसको जारी कर दिया गया था। और पानी का कीमत इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि मासिक बिल 1000 रुपये तक पहुंच जा रहा था। तो जबकि बेबीलोनिया के लोगों की जो औसत आमदनी थी मात्र 5000 रुपये थी महीना का, तो लोगों को पानी का बिल चुकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो यही कारण था
लोगों को जन आक्रोश लोगों में आया, पैदा हुआ और लोग सड़क पर उतरे, और इसका परिणाम यह हुआ कि 2006 में एक जल मंत्रालय स्थापित किया गया। तो इसके 3 वर्ष बाद 2009 में बोलीविया के संविधान के तहत जल प्रणाली के निजीकरण की संभावना में छूट दिए जाने का प्रावधान भी दर्ज किया गया, और सरकार ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र सभा में इस अधिकार की सफलतापूर्वक मान्यता भी प्राप्त की। तो बोलीविया में छिड़ी इस जंग ने दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश किया है, और ये दिखाता है कि पानी पर कड़ा पहरा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जल ही जीवन है। पीने के पानी पर सभी का हक है और बराबर का हक है, इसलिए इस पे पहरा नहीं लगाया जा सकता है, और ये जल आंदोलन अंततः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नेपाल का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करना और बोलीविया का जल युद्ध, ये दोनों में लोगों का जो जन आंदोलन का ये जो ताकत दिखाई दिया, इसमें बड़े बड़े नींव को हिला सकता है, बड़े बड़े नींव हिल जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्ता की साझेदारी, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र जन आंदोलन में बहुत बड़ा ताकत है, और इसके जन आंदोलन के जरिए ही सरकार को या फिर अनैतिक काम जो सरकार द्वारा किया जाता है उस पे काबू पाया जा सकता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक व्यापक लंबंदी के जरिए होता है, और कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं और मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब विवाद ज़्यादा गहन हो जाता है तो ये संस्थाएं खुद उस विवाद का हिस्सा बन जाती है। तो ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं, बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से ही इस प्रकार का समस्याओं का समाधान होता है। तो ऐसे संघर्ष और लंबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, और यह बात सच है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्ति होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन जनता की जो ये संगठन होता है, जनता की जो भागीदारी होता है, संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। तो बहुत बड़ा जन आंदोलन का बहुत ज़्यादा ताकत होता है, बहुत बड़ा ताकत होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे लामबंदी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लामबंदी और संगठन क्या है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जो हमने अभी अपलोड किया है, उस दोनों का लिंक हम एक साथ दे देंगे। पार्ट 1 में पार्ट 2 वीडियो का लिंक पार्ट 1 वीडियो में दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।